अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ वक़ार अहमद और मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने रोज़ाना चलते हुए पॉडकास्ट आज की मगरिबी दहशतगर्दी में, जहाँ पे हम चंद मिनट के अंदर जायज़ा लेते हैं दिन भर में होने वाली मगरिबी इस्लामियत और मगरिबी दहशतगर्दी का। डेवलपमेंट्स तो हमारे पास आज बहुत सारी हैं डिस्कस करने के लिए और मैं चाहूँगा कि आज की शुरुआत हम इसराइल से करें। आज की शुरुआत मैं आपको एक ऐसी तस्वीर दिखा के करना चाहता हूँ, जहाँ पे आपको नज़र आएगा कि इसराइली फ़ौज वेस्ट बैंक के एक शहर तुलकरम के अंदर एक रेड करती है, वहाँ पे एक घर पे कब्ज़ा करती है और उस घर को अपना एक फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस बना लेती है। इसके साथ साथ हमारे पास फुटेज सामने आती है, इसी घर के अंदर इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू बैठे हुए हैं और वो गाइड कर रहे हैं इसराइली फ़ौज को कि वो जेनिन के अंदर और तुलकरम के अंदर और नूर शम्स के अंदर किस तरह से और कहाँ-कहाँ हमला करना चाहिए और कहाँ-कहाँ हमला कर सकते हैं। जिनको अभी इस बात की खबर नहीं है, तो आपको बता सकता हूँ तकरीबन 13 जनवरी से, यानी कि जब से गज़ा के अंदर सीज़ फायर हुआ है, जंग बंदी हुई है, जब से इसराइल के फ़ौज ने अपनी अटेंशन वेस्ट बैंक के ऊपर डाइवर्ट कर दी है और वहाँ पे लगातार जनिन शहर पे इसराइली फ़ौज हमला कर रही है। वहाँ पे रोज़ाना फुटेज आती है बुलडोज़र्स चलने की, घरों को मुस्मार किया जा रहा है, वहाँ पे रेस्टोरेंट्स को, वहाँ के बिजनेसेस को तबाह किया जा रहा है और बेसिकली एक लार्ज स्केल इंक्रोचमेंट चल रही है कि इसराइल किस तरह अपना बॉर्डर वेस्ट बैंक के अंदर बढ़ा सके। जो लेटेस्ट डेटा आ रहा है वेस्ट बैंक की जानिब से, वो हमें ये बताता है कि गालिबन 40,000 लोग हैं जिनको अब तक जनवरी से अब तक वेस्ट बैंक के अंदर जो रेफ्यूजीज़ कैंप में पनाह ले रहे थे, 40,000 लोग, उनको वहाँ से बेघर कर दिया गया है और अब बोला ये जा रहा है कि इसराइल उनको वापस आने की इजाज़त नहीं देगा। इसराइली फ़ौज की तरफ से कंफर्म किया गया है कि जेनिन शहर के अंदर, तुलकरम शहर के अंदर और नूर शम्स के अंदर जितने भी रेफ्यूजी कैंप्स थे उनको तबाह कर दिया गया, उनको मिस्मार कर दिया गया है। वहाँ पे जो भी लोग बसे हुए थे उनको वापस आने की इजाज़त नहीं मिलेगी। इसके साथ-साथ फ़लस्तीन की जो स्टेट रन न्यूज़ एजेंसी है, वफ़ा न्यूज़ एजेंसी, वो रिपोर्ट करती है कि वेस्ट बैंक के अंदर, अब गज़ा के अंदर तो ऑलरेडी आपके सामने कत्ल-वग़ारत चल ही रही थी। अब इसराइल ने अपनी टैंक्स वेस्ट बैंक के अंदर भी दाखिल कर दी हैं, यानी कि जेरूसलम, अल-कुद्स में, जनीन में, तुर्कम में, वहाँ पे 2002 के बाद, यानी कि 2002 में जो बगावत हुई थी, सेकंड इंतिफाडा जिसको बोलते हैं, उसके बाद ये पहली मर्तबा इसराइल की टैंक फ़लस्तीन की ज़मीन में दाखिल हुई हैं और अब इसराइल बोल रहा है कि हम जो हम इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, हम उन जगहों को वापस खाली नहीं करेंगे। जो आज की दूसरी बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ, वो ये है कि गज़ा के अंदर जो जंगबंदी का मुआहदा था, अब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तवक्को की जा रही है कि ये ख़त्म हो सकता है। अब कल सैटरडे गुज़रा है, इसमें हमास ने 6 अपने जो इसराइली कैदी थे उनको रिहा कर दिया, इस तवक्को में कि इसराइल अपने बात पे पूरा उतरेगा, तकरीबन 650 जो गज़ा के लोग हैं, उनको रिहा कर देगा। लेकिन अब इतवार गुज़र चुकी है, लेकिन इसराइल की तरफ से कोई इन प्रिजनर्स को रिहा करने का, इन कैदियों को रिहा करने का कोई इरादा शाये नहीं हो रहा, जिसकी वजह से हमास ने बोला है कि हम इस मुआहदे पे मज़ीद बात नहीं करेंगे जब तक कि इसराइल की तरफ से इस जंगबंदी के मुआहदे को पूरा नहीं किया जाता। अब ये जंगबंदी का मुआहदा टूट तो रहा है, लेकिन जो मगरबी मीडिया है अपने रिवायती बेशर्मी को लेके अभी भी चल रहा है। आपको मैं चंद कुछ हेडलाइंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। द गार्डियन रिपोर्ट करता है, हमास सेज नेतन्याहू सैबोटाजिंग पीस डील एज इसराइल स्टेप्स अप वेस्ट बैंक ऑपरेशन, यानी कि हमास कहता है कि नेतन्याहू जो जंगबंदी का मुआहिदा है उसको ख़राब कर रहा है। और मैं आपको दूसरी एक और हेडलाइन दिखाता हूँ उसके साथ साथ। अब ये बीबीसी रिपोर्ट करता है, बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है कि गज़ा के अंदर जंगबंदी अब शक में पड़ गई है, जो कि पहला फ़ेज़ ख़त्म होते हुए आ रहा है। अब आप मैंने आपको दो हेडलाइंस दिखाई, एक बीबीसी की और एक द गार्डियन की। इन दोनों के अंदर आप नोट कर सकते हैं कि इसराइल का नाम नहीं लिया गया। ये नहीं बोला जा रहा कि इसराइल की तरफ से कैदियों को रोका जा रहा है, बल्कि ये बोल दिया जा रहा है कि गज़ा की जो जंगबंदी का मुआहिदा है वो ख़राब हो सकता है और जो नेतन्याहू है वो जो पीस का प्लान है उसको तबाह कर रहा है। ये नहीं बता रहे कि इसराइल अपनी जंगबंदी पे किए जाने वाले लफ्ज़ जो इसराइल ने बोला कि हम करेंगे, अपने वादे पे पूरा नहीं उतर रहा। इस बात को मगरबी मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा। तो इस बात पे जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के जो मिड ईस्ट के मशरक़ वस्ती के जो एनवॉय हैं मिस्टर स्टीव विटकॉफ, वो कहते हैं कि अमेरिका तवक्को करता है कि इसराइल जवाब देगा और इस जंगबंदी के मुआहदे का दूसरा फ़ेज़ की शुरुआत की जा सकेगी।
लेकिन हम इस बात का हम एनालिसिस इस तरह से ले सकते हैं कि जब से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आई है, उसके इन द वेरी स्टार्ट गज़ा की जंगबंदी को उन्होंने ज़बरदस्ती साइन करवा लिया था। लेकिन फिर उसके बाद जब बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका के अंदर आए, उसके बाद उन्होंने एक पूरा एक गज़ा रिबेरिया का ट्रंप ने एक ऐलान करा कि गज़ा के लोगों को वहाँ से निकाल के फेंक देंगे हम, मिस्र में डाल देंगे, हम उनको उर्दन में डाल देंगे। उसके बाद से आपको इसराइली नैरेटिव में एक फ़र्क होता हुआ नज़र आता है, वापस से एस्केलेशन की तरफ जा रही है बात। जब से ट्रंप की हुकूमत आई है, गज़ा के अंदर तो जंगबंदी का मुआहदा हो गया, लेकिन उसके बाद से वेस्ट बैंक के अंदर, अल-कुद्स के अंदर, जेनिन के अंदर इसराइली टैंकें भी दाखिल हो गई हैं, इसराइली फ़ौज भी रोज़ाना बेरोज़ाना हमले कर रही है, वहाँ पे 40,000 लोगों को निकाल दिया गया है। अब हमास की जो सीनियर लीडरशिप है, वो आके ये बोल रही है कि नेतन्याहू बेसिकली एग्रेसिव एक स्टांस ले रहे हैं और वो वापस से जंग को खड़ा करना चाहते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू का जो इरादा है जंगबंदी को आगे बढ़ाने का और जंगबंदी ना कंट्रोल करने का, तो इस बात से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी अभी रिसेंटली हफ्ते में इसराइल की फ़ौज ने ये ऐलान करा है कि वो लेबनान के अंदर से विड्रॉ नहीं करेंगे। हालांकि उन्होंने थोड़े उससे टेरिटरी कंसीड कर दी, वापस चले गए, लेकिन अभी भी मोर और लेस इस इसराइली आर्मी का यही मौक़िफ़ है कि हम लेबनान को नहीं छोड़ेंगे। उसके साथ साथ इसराइल की फ़ौज ने ये भी ऐलान करा है कि वो शाम के अंदर से जो उसने ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लिया है बशर अल असद की हुकूमत गिरने के बाद, उस टेरिटरी को भी खाली नहीं करेंगे, बल्कि गोलान हाइट्स से तो वो काफ़ी नीचे आ चुके हैं। कुछ सोर्सेस हैं वो ये भी क्लेम कर रही हैं कि दमस्कस से तकरीबन 20 किलोमीटर की रेंज पे इसराइली आउटपोस्ट तैयार हो रहा है। अगर 20 किलोमीटर का फासला रह गया शाम की दारुल हुकूमत से इसराइल की फ़ौज का, इसका बाद मतलब ये है कि वो आर्टिलरी रेंज में आ जाता है दमस्कस। यानी कि अब कभी भी कोई पॉलिटिकल टर्मोइल होता है शाम के दरमियान और इसराइल के दरमियान, तो इसराइल की काबिलियत रखता है कि दमस्कस पे चंद कुछ सेकंडों में ही हमला कर सकता है। इसके साथ साथ इसराइल की फ़ौज ने ये भी अब डेमोस्ट्रेट कर दिया कि वो वेस्ट बैंक से भी खाली नहीं कर रहा है। इसका नतीजा एक एनालिसिस यही निकलता है कि अभी भी मशरक़ वस्ती में कोई जंगबंदी नहीं हुई है, कोई पीस नहीं होते हुए आ रहा है, बल्कि इसराइल मज़ीद एस्केलेशन की तरफ जा रहा है। और ये बेसिकली एक मुस्लिम वर्ल्ड के लिए एक कंसर्न की बात है कि इतनी बड़ी हमारी दारुल हुकूमत जो कि अब इसराइल की आर्टिलरी रेंज के अंदर आ चुकी है। अगर हम मशरिक़ वस्ती से निकल के यूरोप की तरफ देखें, तो हमें एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है, इसके बारे में बात करना चाहूँगा। वो ये है कि जर्मनी के इलेक्शंस हो चुके हैं। 23 तारीख को वो इलेक्शन होने थे, अब उनके रिजल्ट्स भी सामने आ गए हैं। अब पता ये चल रहा है कि जो एसडीयू जो कंजर्वेटिव पार्टी है जर्मनी की, फार राइट पार्टी नहीं, जो एएफडी है वो फार राइट पार्टी है, जो कंजर्वेटिव पार्टी है, उसने बेसिकली इलेक्शन का एक गालिबन 26% कुछ जर्मन पार्लियामेंट में अपने वोट सिक्योर कर लिए हैं। बोला जा रहा है कि वो पिछले जो गवर्नमेंट थी मिस्टर रोलाफ की, उनसे एक कोalition करने वाले हैं। अब जो इनकमिंग जर्मन चांसलर हैं मिस्टर फ्राइडरिक मर्क्स, उन्होंने बड़ा एक अजीब सा एक स्टेटमेंट दिया है मीडिया में आके। उन्होंने ये बोला है कि मशरक़ी दुनिया को और मगरबी दुनिया को तैयार हो जाना चाहिए कि नेटो का ये आखिरी वक्त चल रहा है और नेटो जल्द ख़त्म हो सकता है। ये प्लान हम ऑलरेडी जानते हैं, एक सोशल नैरेटिव बना हुआ है अमेरिकन पॉलिटिक्स में कि डोनाल्ड ट्रंप नेटो को ख़त्म करना चाहते हैं। अब ये पहली एक एक्नॉलेजमेंट है, पहली पब्लिक एक्नॉलेजमेंट है एक यूरोपियन पॉलिटिशियन की तरफ से कि वो भी ये तवक्को करते हैं कि नेटो ख़त्म होने वाला है। अगर ये नेटो ख़त्म हो जाता है तो इसका मगरबी जो इस्तामरियत है, जिसको पूरी मशरिक़ वस्ती पे ख़ास तौर पे मुसल्लत किया हुआ था, इसको पूरी दुनिया पे अमेरिका ने मुसल्लत करा हुआ है, तो क्या उस अमेरिकन इन्फ्लुएंस कम होने वाली है? या फिर हम ये देखने वाले हैं कि नेटो, जो शुरू से हर कोई बोलता है कि सिर्फ़ अमेरिका ही है, तो वो सिर्फ़ अमेरिका ही था। लेकिन जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उनके लिए एक बड़ा परेशान कुल मरड़ा आ चुका है। अब एक साइड पे पिछले 3 साल से वो लड़ रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हम रूसी इंपीरियलिज़्म को, रूसी इस्लामियत को कबूल नहीं करते। रूस के पास ये कोई हक़ नहीं बनता कि वो अपनी फ़ौजों को ज़बरदस्ती हमारे ज़मीन पे भेजे और हमारी ज़मीन चोरी करके ले जाए। तो अब व्लादिमीर पुतिन से तो वो लड़ ही रहे थे ज़ेलेंस्की, लेकिन अब उनको साथ साथ वेस्टर्न इंपीरियलिज़म से भी लड़ना पड़ रहा है। एक साइड पे वो रशियन इंपीरियलिज़म से लड़ रहे थे, दूसरे अब उनको वेस्टर्न इंपीरियलिज़म से भी लड़ना पड़ रहा है। अब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने आके अब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर में आके फाइनली ये कंसीड कर दिया है कि वो
अपने पोजीशन से सदारत से इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हैं, इस कंडीशन पे कि यूक्रेन नेटो के अंदर दाखिल हो जाए। एक तरफ यूक्रेन की तरफ से ये एक नैरेटिव बन रहा है, दूसरा जर्मनी की तरफ से ये नैरेटिव आ रहा है कि नेटो ख़त्म होने वाला है। और नेटो ख़त्म हो जाता है तो इसका नतीजा सिर्फ़ ये निकल सकता है कि यूरोप में मज़ीद लड़ाई होने वाली है, मज़ीद जंग आने वाली है। अब यूक्रेन को बेसिकली कंसीड कर ही दिया है जब अमेरिका ने रूस के ख़िलाफ़, तो रूस यूक्रेन तो ले ही लेगा। उसके साथ-साथ क्या फिर कोसोवो की भी बारी है, उसके बाद क्या फिर ट्रांसनिस्ट्रिया का क्या होगा? उसके बाद फिर ये जो बाल्टिक स्टेट्स हैं उनका क्या होगा? हालाँकि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ये एक ऑफ़र तो दे दी कि वो अपने सदारत से इस्तीफ़ा दे सकते हैं। लेकिन उनके ये कुछ अगर हफ़्ते चल रहे हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के, तो उन्होंने एक यूक्रेन में एक ख़ासा एक नैरेटिव बन चुका है कि हम अमेरिकन्स की डिमांड पे हम कंसीड नहीं करेंगे। द कीव की जो अखबारात हैं वो सर्वे हमारा अब अचानक से अब शो कर रहे हैं कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जो अप्रूवल रेटिंग है, जो कि ट्रंप ने बोला सिर्फ 4% है, वो उससे कहीं ज़्यादा है। उसके साथ साथ व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ये भी बोल दिया कि हम कबूल नहीं करते इस बात को कि अमेरिका बोले कि हमारे ऊपर 500 बिलियन डॉलर्स का कर्जा है, बल्कि हम ये भी कंसीड नहीं करेंगे कि हमारे पास 100 बिलियन डॉलर का भी कर्जा है। यानी कि यूक्रेन ने बेसिकली प्रीमेच्योरली डिफ़ॉल्ट कर लिया है अपने कमिटमेंट्स पे। अब इसका नतीजा यही निकल सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप और इनरेज होंगे। वो मज़ीद स्पीड से वो चाहेंगे कि जो रूस है वो यूक्रेन पे कब्ज़ा करे और ये जंग ख़त्म हो सके। अगर आप इन तमाम डेवलपमेंट्स को एक साथ रखें और उनका एक साथ आप जायज़ा लें, तो आपको नज़र आता है कि वर्ल्ड का जो एक पिछले 2 दहाइयों से चलता हुआ एक रिलेटिव पीस का स्टेटस को था, वो चैलेंज होते हुए आ रहा है, वो ख़त्म होते हुए आ रहा है। हमें नज़र आ रहा है कि मशरिक़ वस्ती में जंग बढ़ रही है, लड़ाई बढ़ रही है। हमें नज़र आ रहा है कि लिबनान में लड़ाई बढ़ रही है अभी भी। हमें नज़र आ रहा है कि सूडान के अंदर जो सिविल वॉर है वो थमने का नाम नहीं ले रही। उसके साथ-साथ यूरोप के हालात ख़राब होते जा रहे हैं, वहाँ पे बोल रहे हैं कि नेटो ख़त्म हो सकता है। उसके साथ-साथ कुछ अनऑफ़िशियल ख़बरें भी हैं जिनको मैं अब तक कन्फ़र्म नहीं कर सका। कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि अमेरिकन डो जो सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो यूरोप से अपनी मिलिट्री को पुल आउट कर रहे हैं, बल्कि ग्रीस में एक बेस है यूएस आर्मी की, उसको भी ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन ख़ैर अभी ये बात कन्फ़र्म नहीं है, आने वाले चंद दिनों में या चंद हफ़्तों में इस की मज़ीद कन्फ़र्मेशन आएगी। तो ये था आज का हमारा मगरबी इस्लामियत और मगरबी दहशतगर्दी का जायज़ा। मज़ीद आने वाले दिनों में मैं कोशिश करूँगा आपको इन तमाम ख़बरों से वाकिफ़ रख सकूँ। अगर आपको मेरी सहाफ़त पसंद आई, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, तो मैं आपसे गुज़ारिश करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। यकीनन कोई ना कोई अपना कमेंट दें, अपना रिव्यू दें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।